बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्राम स्टेप 1। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक सीपीसी से रिलेटेड है और आज हम डिस्कस करेंगे आर्डर 1 सीपीसी, पार्टीज़ टू सूट्स। आर्डर 1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी और एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी। और हम कोशिश करेंगे कि इसमें दोनों जो हैं, दोनों एंगल्स को देखते हुए इस आर्डर को डिस्कस किया जाए। हमारे मेन पॉइंट्स फॉर डिस्कशन ये होंगे कि कितने लोग, हाउ मैनी पीपल जो हैं जॉइंटली सूट्स फाइल कर सकते हैं और कितने लोगों को जॉइंटली डिफेंडेंट्स बनाया जा सकता है। देयर आफ्टर कोर्ट्स की पावर्स क्या हैं, एडिशन ऑफ पार्टी से रिलेटेड, सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या है, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ क्या है, नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ क्या है, प्रॉपर पार्टी क्या है, नेसेसरी पार्टी क्या है, लिमिटेशन अगर किसी को नए सिरे से डिफेंडेंट बनाया जाए तो कैसे डील करती है, और किस स्टेज के ऊपर पार्टीज़ को ऐड और डिलीट किया जा सकता है, और जो ऑब्जेक्शन लेने की स्टेज है वो कौन सी है। अब हम सबसे पहले आते हैं आर्डर 1 का रूल 1 जो है सीपीसी का, उससे रिलेटेड हम बात करते हैं कि हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिव्स। इसमें बड़ी बेसिक सी बात है कि ऑल पर्सन्स मे बी जॉइंड एज प्लेंटिव्स। कौन कौन से? कि जब भी आपको जॉइंट कॉज ऑफ एक्शन होगा, एक सेम ट्रांजैक्शन की बाबत आपने लिटिगेशन में जाना है, सेम सीरीज ऑफ एक्ट हैं, सेम जॉइंट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है, या अगर आप या कोई पार्टीज जो हैं सेपरेट सूट फाइल करते हैं तो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है वो कॉमन राइज होता हो, यानी ट्रांजैक्शन सेम हो, सीरीज ऑफ एक्ट सेम हो, कॉज ऑफ एक्शन जॉइंटली राइज हुआ हो, तो या जो क्वेश्चन इन्वॉल्व हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, वो जॉइंट हो, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट जो है वो राइज हो, तो ऐसी सूरत में वो तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठे जॉइंटली प्लेंटिव्स एज प्लेंटिव्स जो है वो सूट फाइल कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो इसका रूल 2 है उसने कोर्ट को ये पावर्स दे दी हैं कि जब कुछ लोगों ने जो रूल 1 के तहत उन्होंने जॉइंटली सूट फाइल किया, लेकिन अब कोर्ट ये कंक्लूड करती है कि अगर ये लोग जॉइंटली सूट्स फाइल रहते हैं तो एम्बैरसमेंट पैदा हो सकती है, डिले इन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल हो सकता है। तो कोर्ट के पास ऑप्शन मौजूद है कि कोर्ट में पुट द प्लेंटिव्स to their election or order separate trials or make such order as may be expedient। यानी कोर्ट उनको ऑर्डर कर सकती है कि इतने लोग जो हैं वो अपना अपना सेपरेट सूट फाइल करें। कोर्ट जो है इन डिस्क्रिशन लाइज विद द कोर्ट, यानी अगर एक से ज़्यादा लोगों ने एक सेम सिचुएशन की बाबत सूट फाइल किया, लेकिन रूल 2 ये बताता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये एम्बैरसिंग है या डिले है इन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल में, ऐसी सिचुएशन में कोर्ट जो है सेपरेट ट्रायल्स का ऑर्डर कर सकती है। अच्छा, सेम विज़ आता है जो इसका रूल 3 में बताता है कि हु मे बी जॉइंड एज डिफेंडेंट्स, यानी हमने ऑर्डर रूल 1 में पढ़ा कि प्लेंटिव्स कौन कौन से इकट्ठे बन सकते हैं। सेम सिचुएशन है कि जब सेम ट्रांजैक्शन की बात हो, सीरीज ऑफ एक्ट सेम हो, जॉइंटली उनके अगेंस्ट कॉज ऑफ एक्शन हो, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट राइज होना हो, उन तमाम लोगों को जॉइंटली डिफेंडेंट्स बनाया जा सकता है। यानी जिस सिचुएशन पे लोगों को जॉइंटली प्लेंटिफ बनाया जा सकता है, बन सकते हैं, ऐसी ही सिचुएशन डेवलप होने पे तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जॉइंटली डिफेंडेंट भी उनको बनाया जा सकता है। अच्छा, आर्डर जो इसका रूल 5 है वो हमें बड़ी सिंपल सी बात बताता है कि डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड। यानी ये बात ज़रूरी नहीं है कि जो तमाम रिलीफ जितने प्लेंटिफ्स ने जितने रिलीफ करने हैं तमाम डिफेंडेंट्स उतने रिलीफ में इक्वली इंटरेस्टेड हों। यानी ये हो सकता है किसी के ख़िलाफ़ कुछ रिलीफ हो, लेकिन जो कॉज ऑफ एक्शन है, जो सीरीज़ ऑफ एक्ट्स हैं वो सेम होनी चाहिए।
यानी इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट शैल बी इंटरेस्टेड एज टू ऑल द रिलीफ क्लेम्ड इन एनी सूट अगेंस्ट हिम। ये तो हमने पढ़ा आर्डर 1 2 3 4 5, यानी सिंपल सी बात थी इसमें कि कौन जॉइंटली प्लेंटिफ बन सकता है, कौन जॉइंटली डिफेंडेंट बन सकता है। जो रूल 6 है वो भी बड़ा सिंपल है कि जॉइंडर ऑफ पार्टीज लायबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब कोई भी सेम कॉन्ट्रैक्ट की बाबत पार्टीज जॉइंटली लायबल हों तो ऐसी सिचुएशन में उनको अगेंस्ट भी उनके और उनकी तरफ से भी इकट्ठा सूट फाइल किया जा सकता है। इसमें इंक्लूड उन्होंने कर दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, हुंडीज़ को, प्रिमजरी नोट को। अब जो रूल 7 है इट इज़ वेरी सिंपल कि व्हेन प्लेंटिफ इज इन डाउट फ्रॉम होम रिड्रेस इज टू बी सॉट, यानी जब कोई भी शख्स कोर्ट में मतलब एक वो डाउट है कि उसने सूट किसके अगेंस्ट फाइल कर रहा है, मतलब उसको एक्चुअल रिलीफ उसका क्या बी के अगेंस्ट बनता है या सी के अगेंस्ट बनता है, तो ऐसी सिचुएशन में बजाय इसके कि अब वो पहले बी के ख़िलाफ़ जाए, अल्टीमेटली 2-4 साल के बाद उसका सूट डिसाइड हो तो उसको ये पता चले कि उसकी जो रेमेडी थी, जो रिलीफ था, वो तो सी के अगेंस्ट था, फिर उसको दोबारा नए सिरे से करे। इस बात को कैटर करने के लिए रूल 7 ऐड किया गया कि ऐसी सिचुएशन में वो उन दोनों लोगों को पार्टी बना सकता है। इसकी मिसाल ये है कि बाज़ औक़ात जो लैंडलॉर्ड है अब उसने सूट फॉर रिकवरी ऑफ रेंट दायर करना हो तो ये उसको डाउट हो कि वेदर बी इज़ रिस्पॉन्सिबल और द सी इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो ऐसी सिचुएशन में वो बी और सी दोनों को पार्टी टू द सूट बना सकता है। मतलब उस लॉ ने इस बारे में उसको परमिट कर दिया है। अब हम आते हैं आर्डर 1 रूल 8। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रूल। हम सिंपल सी बात करें, रिप्रेजेंटेटिव सूट का वर्ड तो आप सब ने सुना होगा कि रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या है। रिप्रेजेंटेटिव सूट का आपने वर्ड सुना होगा। देखिए, हम रिप्रेजेंटेटिव सूट से पहले एक बात डिस्कस कर लें। देखिए, एक जर्नल जो लॉ है, जर्नल जो प्रिंसिपल है वो ये है कि किसी भी शख्स ने कोर्ट में कोई रिलीफ सीख करना हो तो वो खुद या तो मुद्दई बनता है और जिसके अगेंस्ट रिलीफ हो उसको मुद्दा लै बनाया जाता है। ये तो बात आ गई एक आम सिंपल, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है कि जिसमें जो लोग रिलीफ सीख करने वाले हैं वो न्यूमरस हैं, यानी 1-2 की बात नहीं हो रही, यानी वो लोग न्यूमरस हैं और जिनके अगेंस्ट रिलीफ रिक्वायर्ड है वो लोग भी न्यूमरस हैं। तो लॉ ने फिर इस सूरत में एक क्लॉज डाली, आर्डर 1 रूल 8, इसको नाम दे दिया रिप्रेजेंटेटिव सूट का। जैसे कि देखें, वर्ड से ही जाहिर है कि रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो आया कोर्ट में एक है बंदा है लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है आम बाकी सब लोगों को। अच्छा, इसकी मैं पहले आगे चलने से पहले इसकी आप सिंपल सी पहले एक मिसाल दे दूं कि जैसे कि कोई क्लब है, जैसे जिम खाना क्लब है, इस्लामाबाद क्लब है, जैसे अब इस सूरत में मोर देन 1 पर्सन है तो जो सूट होगा बाई आर अगेंस्ट क्लब। अब न्यूमरस पर्सन है, थाउजेंड्स की तादाद में मेंबर्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया जा सकता है। अब आपके माइंड में आएगा कि क्या वो जिन लोगों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया जा रहा है क्या उनको पार्टी नहीं बनाएंगे? बिल्कुल, उनका नाम प्लेंटिफ्स के कॉलम में नहीं लिखेंगे बल्कि उनके नाम की एक लिस्ट प्रिपेयर करके वो दावे के साथ लगा दी जाती है। अच्छा जी, अगर हम इसको सिंपली करें तो इसके बेसिकली फॉलोइंग जो इसके बेसिक ना ये 4 पॉइंट्स हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। इन सब से जो रिप्रेजेंटेटिव सूट की जो पहला पॉइंट है कि पर्सन्स इंटरेस्टेड इन द सूट मस्ट बी न्यूमरस, यानी 1 2 3 4 की बात नहीं है, मस्ट बी न्यूमरस। सेकेंडली, दे ऑल मस्ट हैव द सेम इंटरेस्ट इन द सूट, यानी जस्ट पर्सन्स का न्यूमरस होना काफ़ी नहीं है, रादर इंटरेस्ट आल्सो मस्ट बी द सेम। थर्ड वन आ जाता है कि परमिशन ऑफ कोर्ट इज रिक्वायर्ड, यानी रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए जो परमिशन ऑफ कोर्ट है इट इज आल्सो मैंडेटरी। अब फोर्थ वन होता है नोटिस मस्ट बी गिवन टू ऑल द पर्सन्स होम इट इज सॉट टू रिप्रेजेंट, यानी जिन लोगों को आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उनको भी नोटिस किया जाना ज़रूरी है। अब हम इन 4 पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। देखिए, जब बात करते हैं न्यूमरस पर्सन्स की, बड़ी क्लियर सी बात है कि द नंबर ऑफ पर्सन शुड बी सच दैट इट इज़ इनकन्वीनियंट टू इम्प्लीड देम ऑल इंडिविजुअली एज पार्टीज, यानी सिंपल सी बात है,
अच्छा, इससे बात जनरल पब्लिक भी नहीं है। देखिए, ऊपर बात की कि जैसे क्लब की तरफ से सूट है या किसी भी अनरजिस्टर्ड बॉडीज़ की तरफ से सूट है। अब ऐसी सिचुएशन में रिप्रेजेंटेटिव सूट ही फिजिबल होता है जब आपका इंटरेस्ट सेम हो। जब आपका इंटरेस्ट सेम हो तो ऐसी सूरत में जो जो सूट है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट ही उसको डील करता है। अब दूसरी बात आ जाएगी, इंटरेस्ट सेम हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी जस्ट पर्सन्स का ज़्यादा होना रेलेवेंट नहीं है। पर्सन्स का ज़्यादा होना रेलेवेंट नहीं है, बल्कि इंटरेस्ट मस्ट बी द सेम। यानी रिप्रेजेंटेटिव सूट कैन ओनली बी फाइल्ड ऑन आर बिहाफ और अगेंस्ट अ पर्सन हैविंग द सेम, सिमिलर और कॉमन इंटरेस्ट इन द सूट। यानी जब इंटरेस्ट सेम हो, सिमिलर हो और कॉमन हो। मिसाल के तौर पे जैसे बात की हमने क्लब की, अब क्लब मेंबर्स जो हैं वो सूट फाइल करना चाहते हैं, किन क्लब की तरफ से कोई सूट फाइल किया जाना है, या मेंबर्स जो हैं क्लब इंतज़ामिया के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाह रहे हैं। अब उनका इंटरेस्ट सेम है, जैसे कि कोर्ट बनी हुई है उसकी बाबत कोई इशू आ जाता है, या उनके डाइनिंग की बाबत कोई इशू आ जाता है। यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि इंटरेस्ट मस्ट बी द सेम। जब इंटरेस्ट सेम होगा तो फिर बात आएगी रिप्रेजेंटेटिव सूट की तरफ। अब थर्ड वन आता है परमिशन ऑफ कोर्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि परमिशन ऑफ कोर्ट जो है मस्ट बी ऑब्टेन्ड। कब हासिल करनी चाहिए? एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। देर आफ्टर केस लॉज आए कि आर इवन आफ्टर द इंस्टीट्यूशन। अच्छा, इसका तरीकाकार क्या होता है कि जब आप सूट फाइल करते हैं, प्लेंट में आप जब मिसाल के तौर पे ए जो है वो 200 लोगों की तरफ को 200 लोगों को रिप्रेजेंट करके सूट फाइल करने जा रहा है। अब वो 200 लोगों की लिस्ट साथ लगा देगा और जब सूट फाइल करेगा तो फिर कोर्ट से जो है वो परमिशन सीक करेगा। परमिशन ऑफ कोर्ट जो है, जब वो सूट में जाएगा तो उसके साथ परमिशन के लिए वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि जी कि मेरा सूट जो है ऑर्डर 1 रूल 8 के तहत इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव सूट। इसको रिप्रेजेंटेटिव सूट के तौर पे इसका ट्रायल किया जाए और उस बाबत एक जो है परमिशन ग्रांट की जाए। अच्छा, आगे बात आ गई कि नोटिस ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब नोटिस की बात हमने 4 ऊपर पॉइंट डिस्कस किए थे ना कि न्यूमरस पर्सन्स होने चाहिए, सेम इंटरेस्ट होना चाहिए, थर्ड वन था परमिशन ऑफ कोर्ट होनी चाहिए, अब फोर्थ वन है नोटिस ऑफ इंस्टीट्यूशन। अच्छा, एक तो आपके माइंड में ही होना चाहिए, जो हमने समन्स डिस्कस करेंगे ऑर्डर 5 में, ये वो समन्स वाली बात नहीं है, वो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं होना, बल्कि नोटिस होता है किसी को इतला दे देना। लेकिन इट इज़ मैंडेटरी। नोटिस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इज़ मैंडेटरी। जब सूट फाइल कर दिया जाएगा तो फिर जो कोर्ट है जिसमें सूट फाइल किया गया, कोर्ट नोटिस देगी। नोटिस बजरिया प्रोसेस सर्विंग एजेंसी भेजा जाएगा। हाँ, अगर लोग न्यूमरस हैं, लोगों की तादाद ज़्यादा है कि नोटिस पर्सनली सर्व करना पॉसिबल, मतलब है इट इज़ इस पर कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है, तो फिर कोर्ट जो है वो पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर भी जारी कर सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि जब किसी शख्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया गया तो सेपरेट सूट उसकी तरफ से बार नहीं है। यानी वो कोर्ट में आ सकता है कि ये जी मेरी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया गया है, मुझे भी इसमें मैं इसको बतौर पार्टी अपना शामिल होना चाहता हूँ। यानी कोई शख्स उसको पार्टी बनने से रोक नहीं सकता। यानी रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है किसी को ज़ाती तौर पे अगर कोई सूट फाइल करना चाहेगा तो उस पर किसी किस्म का कोई बार नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब रिप्रेजेंटेटिव सूट के तौर पे एक डिसीजन आ गया तो जो लोग पार्टी अगरचे नहीं थे उनकी तरफ से ए ने रिप्रेजेंट किया, क्या उन लोगों के अगेंस्ट रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा? सेक्शन 11 CPC अप्लाई करेगी या नहीं? आंसर इज़ यस, अप्लाई करेगी। हमने जब डिस्कस किया था सेक्शन 11 को, उसकी एक्सप्लेनेशन 4 यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगी। यानी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में वो लोग आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? कि दे आर डीम्ड टू बी क्लेमिंग अंडर द पार्टीज टू द सूट एज सच द डिग्री इज बाइंडिंग अपॉन सच पर्सन्स। यानी ये प्रज्यूम किया जाएगा कि इन लोगों को जब नोटिस दे दिया गया था तो अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग ये उज़र ले लें कि वो तो इसमें पार्टी नहीं थे, बल्कि ये सब लोग जो हैं उसमें
पार्टी ही कंसिडर होंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं आर्डर 1 रूल 9 की तरफ। आर्डर 1 रूल 9 एंड रूल 10 आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों रूल्स जो हैं ये मिस जाइंडर, नॉन जाइंडर, प्रॉपर पार्टीज, नेसेसरी पार्टीज, एडिशन ऑफ पार्टीज, सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज और ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज को डील करते हैं। अच्छा जी, मिस जाइंडर, जैसे कि वर्ड से ही जाहिर है कि मिस जाइन यानी किसी शख्स को गलत तौर पर बतौर पार्टी जाइन शामिल कर लिया जाए, यानी मिस जाइंडर यानी जो शख्स पार्टी बनना नहीं चाहिए था, यानी उस शख्स को पार्टी बना दिया जाए। नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ द मिस जाइंडर एंड नॉन जाइंडर ऑफ द पार्टीज and the court may in every suit deal with the matter in controversy so far as regards the rights and interests of the parties actually before it। ये तो हमने इसकी लैंग्वेज पढ़ी। अब मिस जाइंडर यानी जिसको पार्टी नहीं होना चाहिए था उसको गलत तौर पे पार्टी बना दिया जाए। नॉन जाइंडर ये होता है कि जिस शख्स को पार्टी होना चाहिए था उसको पार्टी नहीं बनाया गया। अब ये तो हुई सिंपल सी इनकी डेफिनेशन। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ को डिस्कस कर लें कि कोई भी सूट सोली इस ग्राउंड पे कि कोई भी शख्स जो है मिस जाइंडर या नॉन जाइंडर की वजह से जो सूट है वो डिसमिस नहीं हो सकता। यानी ये एक जनरल रूल है कि नॉन जाइंडर और मिस जाइंडर इज़ नॉट फैटल, yet where there is non-joinder of a necessary party, there is a party who ought to have been joined and in whose absence an effective degree can't be passed, the suit will ultimately fail। नहीं, यहाँ पे एक जर्नल जो बेसिक रूल है वो ये है कि मिस जाइंडर या नॉन जाइंडर की वजह से कोई भी सूट जो है डिसमिस नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे जाके फिर केस लॉ डेवलप हुआ कि अब एक शख्स जो नेसेसरी पार्टी था, देखें अगर हम आगे पढ़ेंगे कि नेसेसरी पार्टी जो होता है उसकी वो क्या होता है। अब अगर कोई शख्स नेसेसरी पार्टी है उसको पार्टी ही नहीं बनाया गया, तो अगर कभी सूट आपका डिग्री भी हो जाता है तो इवन देन वो डिग्री जो है उस शख्स के ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। तो फिर अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा नेसेसरी पार्टी को पार्टी ना बनाने का कि अल्टीमेटली वो शख्स जो रिलीफ क्लेम करने अदालत से आया था वो या तो उसी स्टेज पे ही फेल हो जाएगा या उसको अगर डिग्री मिल भी जाएगी तो इवन देन वो फेल ही कंसिडर होगा। ये तो हमने सिंपल पढ़ा कि मिस जाइंडर एंड नॉन जाइंडर ऑफ द पार्टीज़ क्या है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जी इसमें आगे आएगा कि प्रॉपर पार्टी क्या है, नेसेसरी पार्टी क्या है, वो भी हम साथ ही पढ़ लेते हैं कि अगर जब हम बात करते हैं ना पार्टीज़ की तो मेनली 2 तरह की पार्टीज़ आती हैं कि तो पार्टीज़ को जो क्लासीफाई किया गया ना 2 में, नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी। अब नेसेसरी पार्टी क्या होती है? Persons who are to have been joined as parties and in whose absence no effective degree can be passed are necessary parties। बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस शख्स के आगे बगैर जो है वो डिग्री पास ही नहीं हो सकती, या इवन देन अगर डिग्री पास हो जाए तो उस विदाउट जो है उस शख्स के डिग्री एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे अब तमाम जॉइंट ओनर जो हैं इन अ सूट, चाहे पार्टीशन का सूट है चाहे इससे रिलेटेड कोई सूट है, अब दैट वो लोग हैं इस केस में नेसेसरी पार्टी हैं। अब जिस शख्स ने ज़मीन ख़रीदी है यानी वेंडी इन अ सूट फॉर प्रीएम्प्शन जो है वो नेसेसरी पार्टी है। अब को ट्रस्टी हैविंग अ जॉइंट राइट ऑफ एक्शन नेसेसरी पार्टी है। अब पार्टनरशिप की सूरत में जो हर पार्टनर है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, अब आप जा रहे हैं पार्टी में या सूट फॉर डिसोल्यूशन फॉर द फर्म है और फॉर अकाउंट्स है, तो तमाम जो पार्टनर्स हैं वो नेसेसरी पार्टीज़ हैं। ये तो सिंपल सी बात हुई कि नेसेसरी पार्टी क्या है, यानी जिस शख्स को पार्टी होना चाहिए और जिसके बगैर कोई इफ़ेक्टिव डिग्री पास नहीं हो सकती। प्रॉपर पार्टी क्या होता है? प्रॉपर पार्टी ये होता है कि पर्सन्स हुज प्रेजेंस बिफोर द कोर्ट इज नेसेसरी टू एनेबल इट इफेक्चुअली and completely to adjudicate upon and settle all questions involved in the suit are proper parties। अच्छा, हमने नेसेसरी में पढ़ा था कि ऐसे शख्स जिनके बगैर इफेक्टिव डिग्री पास नहीं हो सकती। यहाँ पे यह है कि उन लोगों की हाज़िरी कोर्ट के लिए ज़रूरी है,
यानी डिग्री बगैर पास हो सकती है, डिग्री एग्जीक्यूट भी हो सकती है, लेकिन अगर वो लोग अदालत में आ जाएं तो कोर्ट जो है वो फैसिलिटेट हो सकती है। एडजुडिकेशन में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बड़े इजीली सेटल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे वेंडर इन अ सूट फॉर प्रीएम्प्शन। अब वेंडी जो है दैट इज़ द नेसेसरी पार्टी, क्योंकि उससे तो ज़मीन वापस होनी है। अगर ये अपना प्लेंटिफ जो है सूट में कामयाब हो जाएगा तो वेंडी ने तो ज़मीन वापस जानी है वेंडी से, इसलिए वेंडी इज़ अ नेसेसरी पार्टी। वेर एज जो वेंडर था जिससे वेंडी ने ज़मीन परचेज की थी, वेंडर जो है इन अ सूट फॉर प्रीएम्प्शन क्या है, इज़ नॉट अ नेसेसरी रादर इज़ अ प्रॉपर पार्टी। ये इसकी एक एग्जांपल है। अब सब टेनेंट इन अ सूट फॉर इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट, वो भी प्रॉपर पार्टी है। ये तो हुआ नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी। मिस जॉइंडर क्या है, नॉन जॉइंडर क्या है, फिर आगे पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, नेसेसरी पार्टी क्या है, प्रॉपर पार्टी क्या है। अब पार्टी ना बनाया जाए किसी को तो उसके इफ़ेक्ट क्या हैं। जर्नल प्रिंसिपल तो यही है कि सूट डिसमिस नहीं होगा, लेकिन अगर किसी नेसेसरी पार्टी को जिसके बगैर कोई इफेक्टिव डिग्री पास नहीं हो सकती, पास हो जाए तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, इन दैट इवेंचुअलिटी सूट अल्टीमेटली फेल हो जाएगा। अब आता है कि सूट्स इन नेम ऑफ रॉन्ग। अगर कोई भी, अब मिसाल के तौर पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि रॉन्ग प्लेंटिफ के नाम सूट्स इन रॉन्ग वेर सूट जो है रॉन्ग प्लेंटिफ की तरफ से दायर कर दिया गया हो, या रॉन्ग शख्स को जो है प्लेंटिफ डिफेंडेंट बना दिया गया हो, तो ऐसी सूरत में क्या है, देखिए अगर तो क्लैरिटी है कि फ़लाँ की तरफ से सूट होना चाहिए या फ़लाँ के अगेंस्ट सूट होना चाहिए, इन दिस सिचुएशन तो है अदालत सिंपली जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देगी। अदालत एक्चुअल जो पार्टी बनती है उसको सब्स्टिट्यूट कर देगी। अच्छा, अब बाज़ औक़ात अगर कन्फ्यूजन है तो फिर पार्टी को फर्दर ऐड कर दिया जाएगा, ताकि अल्टीमेटली जाके जब पता चले तो क्या सूरत हाल है, तो ऐसी सूरत में उसको ऐड कर दिया जाएगा। और किसी भी स्टेज के ऊपर, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, अदालत जो है किसी भी पार्टी को स्ट्राइक आउट कर सकती है, ऐड कर सकती है, यानी किसी भी वक्त किसी भी पार्टी को डिलीट भी किया जा सकता है, ऐड भी किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या इसके लिए कैसे हो सकता है, क्या पार्टी ने एप्लीकेशन देनी है या क्या है। देखिए जी, अपॉन एप्लीकेशन भी हो सकता है, कोर्ट सुओ मोटो भी कर सकती है, ऑन ओरल रिक्वेस्ट भी किया जा सकता है। यानी पार्टी को ऐड, डिलीट, स्ट्राइक आउट, इन तमाम इवेंचुअलिटीज़ में किसी भी तरह से किया जा सकता है। अच्छा, ट्रांसपोजिशन यानी सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसपोजिशन किस वक्त, बाज़ औक़ात देखें अब सूट फॉर पार्टीशन है, अब जो प्लेंटिफ है वो अपना दावा वापस लेना चाहता है। अब जो सूट फॉर पार्टीशन है इसमें तो तमाम लोग जो हैं वो कंसिडर होते हैं, सब लोग जो हैं इसमें प्लेंटिफ्स मतलब प्लेंटिफ्स डिफेंडेंट्स तमाम लोग होते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में जो डिफेंडेंट्स हैं उनको ट्रांसपोज कर दिया जाता है। इसी तरह सूट फॉर पार्टनरशिप अकाउंट्स है, तो जो प्लेंटिफ बना हुआ है वो अपना सूट विदड्रॉ करना चाहता है, तो कोर्ट कैन ट्रांसपोज एनी अदर डिफेंडेंट पार्टनर एज अ प्लेंटिफ एंड कंटिन्यू द सूट। यानी अगर वो दूसरा डिफेंडेंट जो है उसको कंटिन्यू करना चाहता है तो कोर्ट जो है वो उसकी एप्लीकेशन पे, ओरल रिक्वेस्ट पे या कोर्ट सुओ मोटो उसको ट्रांसपोज कर सकती है। आई होप कि इसमें कि कैसे हो सकता है, किस स्टेज पे हो सकता है। अच्छा, नो पर्सन शैल बी एडेड एज प्लेंटिफ सुइंग विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड और एज द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ प्लेंटिफ अंडर एनी डिसेबिलिटी विदाउट हिज कॉन्सेंट। आगे जाके हम इस बाबत पढ़ेंगे कि जो माइनर होता है या डिसेबल पर्सन होता है उसको थ्रू वली या नेक्स्ट फ्रेंड उसकी तरफ से दावा किया जाता है। अब हमें ऑर्डर 1 में ये बात भी क्लैरिटी के साथ कि किसी भी शख्स को उसकी कॉन्सेंट के बगैर किसी दूसरे शख्स का नेक्स्ट फ्रेंड नहीं बनाया जा सकता। मिसाल के तौर पे ए जो है वो BCDE के ख़िलाफ़ सूट फाइल करना चाहता है, उसमें से कुछ लोग जो हैं डिसेबल हैं, माइनर हैं। अब उसका ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी शख्स को
चाहे वो प्लेंटिफ हूँ तो किसी शख्स को प्लेंटिफ थ्रू किसी उसका यानी जिसको नेक्स्ट फ्रेंड बना रहा है उसकी कॉन्सेंट के बगैर नेक्स्ट फ्रेंड नहीं बनाया जा सकता। अब बाज़ औक़ात आता है जी कि जब पार्टीज़ चेंज होंगी तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि प्लेंट शैल में कोर्ट जो है प्लेंट की अमेंडमेंट का ऑर्डर कर सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात कोर्ट इसमें ऑर्डर नहीं भी किया जाता, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़रूरत ही नहीं होती। mesela अगर किसी नाम को डिलीट करना है तो ऐसी सिचुएशन में ज़रूरत नहीं होती। विद द डिफेंडेंट इज एडेड द प्लेंट शैल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स बी अमेंडेड इन सच मैनर एज मे बी नेसेसरी। और अच्छा, अब आता है कि लिमिटेशन क्या है। देखिए, जिस वक्त कोई शख्स नया डिफेंडेंट बना है तो उसके ख़िलाफ़ लिमिटेशन वहीं से स्टार्ट होगी। जैसा कि हमने लिमिटेशन एक्ट का जो हमने डिस्कस किया था उसमें भी सेक्शन 22 इस बात से रिलेटेड है। जब किसी शख्स को नए सिरे से डिफेंडेंट बनाया गया है तो जिस डे से उसको डिफेंडेंट बनाया गया है ऑन द सर्विस ऑफ समन्स, जब उसको समन्स की सर्विस होगी तो देन ही उसके अगेंस्ट जो है वो लिमिटेशन स्टार्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि पार्टीज़ को ऐड, डिलीट, स्ट्राइक और सब्स्टिट्यूशन की स्टेज कौन सी है। एट एनी स्टेज पार्टीज को वेयर द मैटर इज पेंडिंग ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स आर सूट, यानी किसी भी कोर्ट में अगर सिविल कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो एट एनी स्टेज जो है पार्टीज़ को ऐड और डिलीट किया जा सकता है। अगर देर आफ्टर मैटर एपेलेट कोर्ट में पेंडिंग है तो केस लॉज की रोशनी में एपेलेट कोर्ट में भी किया जा सकता है प्रायर टू डिसीजन। और इवन के सुप्रीम कोर्ट, अगस्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी एट एनी फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ द सूट, एट एनी स्टेज मीन्स इम्प्लीडिंग इट फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ द सूट, यानी इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी पार्टीज को ऐड या डिलीट किया जा सकता है। अब हम आगे आते हैं कि इसमें अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिव्स आर डिफेंडेंट्स फॉर अदर्स। अच्छा, ऑर्डर 1 के रूल 10 में बड़ी सिंपल सी, अक्सर आपने ये सुना होगा जी कि यक्याज मुद्दयान पेश होते हैं या यक्याज वन पर्सन इज अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ रिमेनिंग प्लेंटिव्स या वन पर्सन इज अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट्स, यानी एक से ज़्यादा मुद्दई हूँ या एक से ज़्यादा मुद्दा लाया हूँ। तो लॉ ने इस बाबत भी फैसिलिटेट किया है ताकि तमाम लोग कोर्ट्स ना में आए, बल्कि जब प्रॉपर स्टेज हो, प्रॉपर ज़रूरत हो तो आएँ। इस बार में बड़ा क्लियर है कि वेयर देर आर मोर प्लेंटिव्स दैन वन, एनी वन और मोर ऑफ देम may be authorized by any other of them to appear, plead or act for such other in any proceedings in like manner where there are more defendants than any one। अच्छा जी, यानी चाहे मुद्दई के जिसका मुद्दयान प्लेंटिफ की सूरत में या डिफेंडेंट की सूरत में, तो किसी भी शख्स को अथॉरिटी दे सकते हैं, लेकिन द अथॉरिटी शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द पार्टी गिविंग इट एंड शैल बी फाइल्ड इन द कोर्ट। अब परमिशन अपीयर हो सकते हैं, अथॉरिटी दे सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी गई। कंडीशन क्या है कि अथॉरिटी मस्ट बी इन राइटिंग। अच्छा, इसकी क्या रीज़न है? इसकी बेसिकली रीज़न ये है कि अगर इन राइटिंग नहीं होगी तो लेटर ऑन वो पार्टी प्रोसीडिंग से डिनाई कर जाएगी कि मैंने प्रोसीडिंग जो है वो किसी को परमिशन दी ही नहीं थी। अब ऑर्डर 1 का रूल 13 लास्ट रूल है, ये कहता है कि ऑब्जेक्शंस एज टू मिस जाइंडर और नॉन जाइंडर, जिससे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब भी आपने किसी भी कोर्ट में किसी भी रॉन्ग बात को पॉइंट आउट करना हो तो उसके लिए एक ही बेसिक प्रिंसिपल है कि ऑब्जेक्शन मस्ट बी टेकन एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। फिर आगे सिविल साइड पे 2 अपॉर्चुनिटीज़, 2 प्रॉपर इवेंचुअलिटीज़ टाइम्स रिलेटेड बताई जाती हैं। नंबर 1 के वेयर इश्यूज आर सेटल्ड, उस वक्त या बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, यानी पहली बात ये हुई कि ऑब्जेक्शन मस्ट बी एट द अर्लीस्ट। सेकेंडली फिर 2 स्टेजेस बता दी गई कि इनसे लेट नहीं होना चाहिए, या तो बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज या एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। हाँ, यहाँ पे भी साथ एक एक्सेप्शन बता दी गई कि अगर ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन जो है वो सब्सिक्वेंटली अराइज होते हैं, एंड एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट सो टेकन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड, यानी अगर ऑब्जेक्शन जो है सब्सिक्वेंटली अराइज होते हैं तो फिर सब्सिक्वेंटली होना है, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया तो ये समझा जाएगा कि आपने उस ऑब्जेक्शन को
वेव कर दिया। आई होप कि आर्डर 1 से रिलेटेड जो है यानी पार्टीज टू द सूट के कौन सा शख्स प्लेंटिफ बन सकता है जॉइंटली, कौन डिफेंडेंट बन सकता है, मिस जेंडर ऑफ पार्टीज़ क्या है, नॉन जेंडर ऑफ पार्टीज़ क्या है, प्रॉपर पार्टी क्या है, नेसेसरी पार्टी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या है, किस वक्त पार्टी को ऐड किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, स्ट्राइक आउट किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, ट्रांसपोज किया जा सकता है। हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया और आपके तमाम क्वेश्चंस, तमाम क्वेरीज का आंसर आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।